हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी से वेलकम टू द हिंदी क्लास। आज हम क्लास 4 रचना प्रसून का चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक है बच्चों, अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए आप। चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण। रवि ने अपने सहपाठी से पूछा, अजय क्या तुम आज विद्यालय गए थे? रवि ने अपने क्लास फेलो से पूछा, क्या आज तुम विद्यालय गए थे? तो अजय ने क्या कहा, हाँ रवि, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? उसने वापस रवि से पूछा, तुम क्यों नहीं आए? तो रवि ने जवाब दिया कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। ठीक है, तो रवि ने जवाब क्या दिया कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, माँ चीनू से बातें कर रही है। माँ, चीनू तुमने अभी तक अपना सामान नहीं समेटा, सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। ठीक है, तो चीनू का कहता है, अभी सारा सामान जगह पर रखता हूँ माँ। माँ ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, चीनू ने उसका आंसर दिया। ठीक है, तो ऊपर लिखे वाक्यों में रवि, अजय, माँ व चीनू अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऊपर वाले सेंटेंस में रवि और अजय बातें कर रहे हैं और सेकंड सेंटेंस में माँ और चीनू बातें कर रहे हैं आपस में, और एक दूसरे की बात को वो सुनकर समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की बात को सुनकर समझ रहे हैं। तो बच्चों, मनुष्य को अपने अधिकांश कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ज़्यादातर हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे मम्मी आपके लिए सुबह खाना बना के देती है, तो खाने के लिए आपको मम्मी पर डिपेंड रहना पड़ता है। आपको होमवर्क में हेल्प करते हैं आपके पेरेंट्स, है ना, तो हमें अपने कामों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वह अपने सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों तक अपनी बात अथवा विचार पहुंचाने पड़ते हैं। ठीक है, हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी पड़ेगी, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने पड़ेंगे और दूसरों के विचार जानने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अपनी बात हम दूसरों को समझाएंगे और दूसरे की बात हम सुनकर समझेंगे। तो इसका साधन क्या होती है? भाषा। हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर कैसे समझते हैं? भाषा के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है। ठीक है, भाषा वह साधन है, देखते हैं क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर, ठीक है, बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव, अपने विचार या भाव प्रकट करता है। ठीक है, तथा दूसरे मनुष्यों के विचारों तथा भावों को सुनकर या पढ़कर समझता है। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर
अपने विचार या भाव प्रकट करता है तथा दूसरे मनुष्य के भावों और विचारों को सुनकर या फिर वो पढ़कर समझता है। अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं, आपस में दो लोग बातें कर रहे हैं, तो एक पर्सन बोल रहा है और दूसरा उसकी बात को सुनकर समझ रहा है, ठीक है। और अगर हम लिख कर अपने विचार दूसरों को व्यक्त करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझ जाता है, ठीक है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों को प्रकट करता है और दूसरे मनुष्यों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझ जाता है। तो भाषा की उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि हम दो प्रकार से अपने विचार प्रकट करते हैं, या तो हम बोलकर अपनी बात बताते हैं दूसरों को या फिर लिखकर बताते हैं, ठीक है। साथ ही दो प्रकार से दूसरों के विचारों को हम समझते हैं, सुनकर। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके विचारों को हम कैसे समझेंगे? सुनकर। और अगर कोई लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है तो हम उसको कैसे समझेंगे? पढ़कर, ठीक है। इस प्रकार भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब देखते हैं भाषा के मौखिक रूप किसे कहते हैं। यह भाषा का प्रथम व प्राचीनतम रूप है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अगर हम फोन पर बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कहानी सुनाना और सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं लिखित भाषा क्या है। सभ्यता व संस्कृति के विकास के साथ भाषा का भी विकास हुआ और फिर धीरे धीरे लिखित भाषा का रूप भी सामने आया। जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरों के विचारों को जान लेते हैं। अगर कोई लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझ लेता है। तो यह भाषा का लिखित रूप है। पत्र लिखना, किताब पढ़ना मतलब हम लिखे हुए को पढ़ रहे हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप है। ईमेल भेजना, मोबाइल फोन से संदेश भेजना, अगर हम किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं तो वो भी भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। और भाषा के उदाहरण हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, या हम सिंपल लैंग्वेज भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भी भिन्न भिन्न होती हैं और हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनकी लिपियां उनके सामने दी गई हैं। जैसे हिंदी, उसकी भाषा क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती ये भी देवनागरी, अरबी इसकी अरबी ही होती है और रूसी, ठीक है। ये आपको लर्न करनी है भाषाओं की लिपियां। अब देखते हैं बच्चों, ध्यान रखिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज संसार में विभिन्न देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन, रूस में रूसी और चीन में चीनी भाषा बोली जाती है। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राजभाषा कहते हैं, ठीक है। सरकारी कामकाज के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? किसी देश में जो भाषा अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। किसी भी देश के ज़्यादातर लोग, मोस्टली लोग जो बोलने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है। इसे राजभाषा का गौरव 14 सितंबर सन 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को देश प्राप्त हुआ था। मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा से बच्चा सर्वप्रथम परिचित होता है, सबसे पहले जो बच्चा अपने घर से जो भाषा सीखता है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। जिसे वह अपने परिवार के लोगों से सीखता है और बोलता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? प्रत्येक भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा को उसको बोलने के लिए, उसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, ठीक है।
और इन नियमों की जानकारी हमें उस भाषा के व्याकरण द्वारा ही होती है। बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम निर्धारित होते हैं किसी भी भाषा को, और उसको जानने के लिए हमें उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? व्याकरण से। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, भाषा का शुद्ध रूप से, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? व्याकरण के द्वारा। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे वर्ण, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे अ, आ, ई, ठीक है, ई, ये सब क्या है? ये चा, का, ये क्या है? ये वर्ण है। इनको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जब हम इन वर्णों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं, ठीक है, इन वर्णों के समूह को, सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ण है क, एक है म और एक है ल। ये क्या है? ये वर्ण है। लेकिन जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये क म ल, कमल। तो ये बन गया एक सार्थक शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक समूह, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे जोड़ा, ल म क, लमक, लमक, तो ये कोई सार्थक शब्द नहीं बना। ठीक है, सार्थक शब्द कब बनेगा? जब उसका कोई अर्थ निकलता है। क म ल, कमल मतलब एक फ्लावर का नाम है, फूल का नाम। ठीक है, तो बच्चा आपको समझ आया? अब देखते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। देखो, वर्णों के मिलने से शब्द बनता है और शब्दों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य। ठीक है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, इसमें कितने शब्द हैं? 3, पृथ्वी, गोल और है। तो 3 शब्दों को मिलाकर क्या बना? वाक्य। ठीक है, वर्णों को मिलाकर शब्द बना और शब्दों को मिलाकर क्या बना? वाक्य। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। ये 2 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया ये चैप्टर? अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा। स्मरण रखने योग्य बिंदु, भाषा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को समझने का साधन है। और इसके 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। और हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है बच्चों, आपको अभी चैप्टर समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से रीड करेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। और अब आपने अपनी कॉपी में ये भाषा और उनकी लिपियां, ये पेज नंबर 6 पर दिया गया है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। एक कॉपी आपको व्याकरण की रचना प्रसून की बनानी है और एक सेपरेट कॉपी आपको पल्लव की बनानी है। ठीक है, तो जो आप रचना की कॉपी बनाएंगे उसमें चैप्टर नंबर 1 भाषा और व्याकरण लिखेंगे और ये आप अपने होमवर्क में इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइजेस करेंगे।